प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 1 कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी इतिहास जानने के स्रोत। बच्चों, हम लोग परिवार की पुरानी बातें, दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास जो है वो हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में अगर जानना है तो उनके बारे में जानने के लिए इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं, यानी जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनको इतिहासकार कहा जाता है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। यानी कि इतिहास क्या हुआ? इतिहास बीते हुए समय, यानी कि जो समय निकल गया है और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अब देखो कैसे पता लगाते हैं, हम इन चीजों का कैसे पता लगाते हैं। अतीत में एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौनों, हथियारों और औजारों से मिलती है। इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं? जो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है और इनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो ये जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, ये जमीन के अंदर से खोदकर वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो सामग्री हमें प्राप्त होती है या प्राप्त हुई है, उसके आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक तो पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल की। जिस समय हमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है, उसको प्राक ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? ये वो समय है जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक काल क्या है? जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, जब मानव ने लिखना पढ़ना शुरू किया, जब वो लिखता था पहले, तो उस समय कागज का ज्ञान नहीं था। तो वो अपने लेखों को ताड़ पत्रों पे, भोज पत्रों पे, ताम्र पत्रों पर लिखा करता था। कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। अब हमने बात की है ताड़ पत्र। तो ये जो ताड़ का पेड़ होता है, उसके बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्तों को ताड़ पत्र कहा जाता था। भुर्ज नामक पेड़ की छाल को भोजपत्र कहा जाता था। और ताम पत्रों पर जो है वो तांबे के पतले और चपटे टुकड़े होते थे, उन पर भी लिखा जाता था। और स्तंभ लेख जो हैं वो पत्थर के खंभे होते थे जिन पर लेख पत्र लिखे जाते थे। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख को शिलालेख कहते थे। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। तो इतिहास को जानने के स्रोत या साधन इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो पुरातात्विक स्रोत हैं और दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत हैं।
तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? अभिलेख आता है, सिक्के एवं मोहरे आती हैं, स्तूप आते हैं। ये सब चीजें जो हैं वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, यानी कि जो हमको खुदाई वगैरह से प्राप्त होते हैं। तो इनमें सबसे पहले हैं अभिलेख। ये अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख का अंश है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख ने ये बताया है कि अशोक ने ये घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ब्राह्मी लिपि को पहचानेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ ये अक्षर दिख रहा है। तो जो हम लोग की देवनागरी लिपि है, इसमें ये दे लिखा हुआ है। ये इस तरीके से बना है, उल्टा त्रा की तरह ये आ लिखा हुआ है, और ये पाई की तरह जो निशान है ये गा है। तो इस तरीके से पुरातात्विक स्रोत में ये अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। अब सिक्के और मोहरे। जो सिक्के होते हैं वो तत्कालीन शासक का नाम उसमें होता था कि किस शासक ने ये चलवाए हैं, उसका समय होता था। सिक्के की बनावट से उस समय की कला और धातु से आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे किसी ने सोने का सिक्का चलवाया, किसी ने कांसे का, किसी ने तांबे का। तो जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं उससे उस समय का जो कैसा शासक था, उसका समय, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सब के बारे में पता चलता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने जो के जमाने के जो सिक्के मिले हैं उस पे क्या हुआ, घुड़सवारी करते हुए शासक को दिखाया गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार जो सिक्के हैं वो इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो हमें मेसोपोटामिया एक जगह है वहां से प्राप्त हुई हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धौलावीरा ये हड़प्पा सभ्यता का एक पुराना स्थल है, पूरा स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हो गया, सिक्के और मोहरें हो गई। इसके बाद सारनाथ स्तूप। ये सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। इसके बाद दूसरे स्रोत बताए थे साहित्यिक स्रोत। या तो पुरातात्विक स्रोत से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो ताड़पत्रों, भोजपत्रों, तामपत्रों, चमड़े व लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे धार्मिक साहित्य जो है वो हमें वेद, रामायण और महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें वेदों के रचयिता के बारे में कुछ बताया नहीं गया, कहा गया ये देवों द्वारा रचित हैं। रामायण और महाभारत की जो रचना है वो वाल्मीकि और वेदव्यास जी ने की है। इसमें क्या है, काल का विवरण मिलता है। इसमें आर्यों के संबंध में, महाकाव्य कालीन समाज के विषय में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। इसके बाद धर्मेतर साहित्य हुए। अर्थशास्त्र और रजत तरंगिणी। अर्थशास्त्र को कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है और रजत तरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है। इसमें मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, कश्मीर के 11वीं से 12वीं शताब्दी इतिहास के विषय में मिलती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों ने जो वृत्तांत लिखे हैं उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे विदेशी यात्री इंडिका आए, विदेशी यात्री थे मैगस्थनीज, उन्होंने इंडिका नामक
बुक की रचना की थी। तो उसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक मिलती है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे, तो इन्होंने उसके बारे में लिखा। इसी तरीके से फायान एक चीनी यात्री था, उसने अपना यात्रा विवरण लिखा, उससे गुप्त काल से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद हुएंग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, तो उसने अपना यात्रा विवरण जो लिखा उसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में विवरण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान की जाती है। और धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसे पता चलती है? तो कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उसके धर्म और उसकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है और सिखाता है। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वो कैसे ये जान पाते हैं कि कौन सा स्तर पहले का है और कौन सा बाद में है? देखिए आपको बच्चों स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें स्तर 2 और स्तर 3 को अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा पुराना है? तो बच्चों नीचे वाला जो है स्तर हमेशा पुराना होगा। जो पहले वाली सभ्यता होगी वो ऊपर होगी और धीरे धीरे जो है उस पे परत पड़ती जाती हैं और वो नीचे होती चली जाती है। तो जो सबसे नीचे का स्तर होगा वो सबसे पुराना होगा। इसके बाद बात करते हैं इतिहास में तिथियों की। बच्चों कहीं आप देखते हैं एडी लिखा रहता है, कहीं बीडीसी लिखा रहता है। तो इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी कहते हैं। इसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी जो है वो लेटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है। एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को हम ईसवी के रूप में लिखते हैं। अब बच्चों अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख जो है वो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप, वहां पर पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं स्तूप। तो स्तूप जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है टीला। सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग की लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। पूरा स्थल वो स्थान है जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। बच्चों जो महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और सबसे बड़ा जो विश्व का म्यूजियम है वो लंदन में है और उसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम। अलेक्जेंडर कर्निंगम है, उनको पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।